Welcome back to my channel Vidzone. This lesson is the continuation of Foundations of Education course code 0831. In this lesson we will talk about second chapter Philosophical Foundations of Education. Well, before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lesson. Let's get started and move to our topic. रिकैप द लास्ट लेसन। प्रीवियस लेसन में हमने फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर इस्लामिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन को स्टडी किया, जिसमें हमने मेजर ऐसी फाउंडेशंस को देखा जिन पर हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो कायम है। सो मूव फॉरवर्ड, इस लेसन में हम फ़िलोसफिकल एजुकेशन और फ़िलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फ़िलासफ़ी का इंट्रोडक्शन, देन फ़िलासफ़ी का एजुकेशन के साथ क्या रोल है उसको, और देन मेजर जो हमारी फ़िलासफ़ी की ब्रांचेस हैं या ऐसी मेजर फ़िलासफ़ीज़ हैं जो एजुकेशन के साथ पढ़ाई जाती हैं, लिंक करके इनको हम स्टडी करेंगे, जिसमें आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, रियलिज़म वगैरह मेजर फ़िलासफ़ीज़ हैं जो कि एजुकेशन के साथ किस तरह लिंक करती हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम फ़िलासफ़ी का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फ़िलासफ़ी है क्या। एटमोलॉजी ऑफ द वर्ड फ़िलासफ़ी। द वर्ड फ़िलासफ़ी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड philos and sophos, philos. Its mean love, sophos. Its mean wise, यानी कि wisdom. फ़िलासफ़ी का मतलब है लव ऑफ विजडम। फ़िलासफ़ी जो है वो एक ग्रीक वर्ड फ़िलोसोफिया से अक्स किया गया है, जो कि अभी हमने देखा कि फ़िलासफ़ी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम। फ़िलासफ़ी को मदर ऑफ ऑल नॉलेज कहा जाता है, यानी कि हमारी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी इल्म मौजूद हैं, चाहे वो पॉलिटिक हो, एजुकेशन हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस का इल्म हो, टेक्नोलॉजी का इल्म हो, कोई भी इल्म हो, इसकी जो एक रूट कॉज है वो फ़िलासफ़ी है। क्योंकि फ़िलासफ़ी एक ऐसा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी चीज़ को जब प्रैक्टिकल अंदाज में जब उसको पेश करते हैं तो उससे पहले हम एक थ्योरी बनाते हैं, और जब वो थ्योरी हम बनाते हैं वो किसी फ़िलासफ़िकल बेस या कोई ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको लेकर हम कोई भी थ्योरी जो है उसको डेवलपमेंट में लाते हैं। इसीलिए फ़िलासफ़ी जो है इसको मदर ऑफ़ ऑल नॉलेज कहा जाता है। फ़िलासफ़ी जो कि अभी हमने देखा है ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, क्योंकि फ़िलासफ़ी एज अ सब्जेक्ट जो था वो ग्रीक लैंग्वेज में सबसे पहले पढ़ाया जाता था, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी ऐसे बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हैं उनका जो लिंक है वो ग्रीक यानी यूनान से ही था। फ़िलासफ़ी का आगाज़ माइलीटियस यानी कि एशिया माइनर, जो कि करंट तुर्की का एक हिस्सा है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। इसीलिए जो फर्स्ट स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी है इसको माइलीशियस स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो थेलीज़ हैं वो फ़िलासफ़ी की हिस्ट्री में ऐसे फ़िलासफ़र हैं जिनको फर्स्ट फ़िलासफ़र कहा जाता है। फ़िलासफ़र्स कौन होते हैं? फ़िलासफ़र्स वो होते हैं जो किसी भी ऐसे पॉइंट को इस तरह डीपली स्टडी करते हैं, जैसे कि यूनिवर्स के बारे में, गॉड के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, कि जो दुनिया है वो किस तरह क्रिएट की गई, इसको बनाने वाला कौन था, इसके पीछे कौन सी ऐसी रीज़न्स थी, इंसान किस तरह बने, इंसानों के वजूद में आने का क्या मकसद है, इंसान का उसके माइंड, उसके सोल और उसकी जो एक अब्दी ज़िंदगी है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। इस किस्म के जो सवालात होते हैं वो एक फ़िलासफ़र और उसके माइंड में ही आते हैं। इसीलिए फ़िलासफ़ी जो है वो एक थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें कि एक थ्योरी दी जाती है किसी भी एक जब हम कोई भी साइंटिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई टेक्निकल सब्जेक्ट, उसमें हमारे पास कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि किसी भी किसी एक्सपीरियंस करने के बाद जब वो ऑथेंटिक माने जाते हैं, देन उनको साइंटिफिक ट्रूथ कहा जाता है। लेकिन हर साइंटिफिक ट्रूथ से पहले एक थ्योरी डेवलप की जाती है और वो थ्योरी बेस करती है किसी न किसी फ़िलासफ़ी पर। फ़िलासफ़ी को हम उनके फ़िलासफ़िकल पर्सपेक्टिव और मेजर ऐसे जो फ़िलासफ़र्स हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्री सोक्रेटिक, सोक्रेटिक एंड हेलेनिस्टिक फ़िलासफ़ी। प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़ी में ऐसे फ़िलासफ़र्स आते हैं जिनको हम अर्ली फ़िलासफ़र्स कहते हैं, जिनका यूनिवर्स के बारे में क्या आइडिया था, जिनके मुताबिक यूनिवर्स जो है वो
इन चीज़ों से बनाई गई है। इन फिलोसोफर्स का मानना था कि जो यूनिवर्स है या तो वो फायर, एयर, अर्थ, इन सब चीज़ों से मिलकर बनी है। इनको हम प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स कहते हैं। इसके बाद सोक्रेटिस यानी सुकरात। सुकरात के जो एज था उसमें सुकरात, प्लेटो यानी अफलातून, अरिस्टोटल जिनको हम अरस्तू कहते हैं, फिलोसोफर्स सोक्रेटिस एज में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद हेलेनिस्टिक पीरियड। हेलेनिस्टिक पीरियड वो पीरियड है जहाँ से ग्रीक का डिक्लाइन और रोमन एम्पायर जो थी वो फ्लरिश हुई। यानी कि रोमन एम्पायर ने जब डिफरेंट कंट्रीज़ और उनके एरिया को कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पर ग्रीक जो था वो डिक्लाइन का शिकार हो गया था। उस टाइम पर जो फ़िलासफ़ी थी और मेजर फ़िलासफ़र्स हैं जैसे कि सिनिक्स थे, स्टोइक्स थे, स्केप्टिक्स थे, इनकी फ़िलासफ़ी जो कि मेजर फ़िलासफ़ी हैं और आगे फर्दर ये फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो मॉडर्न फ़िलासफ़ी के साथ लिंक करती हैं। ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग कि फ़िलासफ़ी है क्या। इसमें कुछ मेजर फ़िलासफ़र्स जैसे कि अर्ली फ़िलासफ़र्स में हमारे पास आ जाती हैं, थेलीस हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो प्लेटो हैं, अरस्तू हैं यानी कि अरिस्टोटल। इन सब फ़िलासफ़र्स को उनकी फ़िलासफ़ी के साथ हम आगे स्टडी करते हैं। फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन। What is philosophy of education? Philosophy of education is the branch of philosophy that addresses philosophical questions concerning the nature, aims, problems of education. फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो है वो एक ब्रांच है किसकी, फ़िलासफ़ी की, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको एड्रेस किया जाता है। फॉर इंस्टेंस के नेचर क्या है। नेचर मींस ह्यूमन नेचर या फिर जो नेचर जिसको हम यूनिवर्स यानी वो नेचर कहते हैं जो कि खुदा की तरफ से बनाई गई हो। इसके अलावा एम्स क्या होते हैं। एम्स वो कि इंसान को बनाने का मकसद क्या था, इंसान के इस दुनिया में आने का क्या मकसद है और कौन कौन से पर्पस या एम्स हैं जो कि इंसानों को उसकी एग्जिस्टेंस से पहले दिए गए हैं। इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन यानी कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है इसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और इनको फ़िलासफ़िकल वे में किस तरह सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो हैं वो हम ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी, फ़िलासफ़िकल एजुकेशन या फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में स्टडी करते हैं। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं कि फ़िलासफ़ी को जब हम एजुकेशन के साथ लिंक करते हैं तो उसमें हमारा एम क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के साथ लिंक की जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स है लर्निंग गोल, यानी कि जब हम आप किसी को एजुकेट कर रहे हैं और अपना जब आप तालीमी निज़ाम क्रिएट कर रहे हैं यानी कि करिकुलम जिसको हम निसाब कहते हैं, तो उसमें आप जब फ़िलासफ़ी को उसके साथ इमर्ज करेंगे यानी जब आप फ़िलासफ़िकल वे में अपनी एजुकेशन को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स या उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप एक लर्निंग प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट मानते हैं। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास है लर्निंग गोल, यानी कि जब आप एजुकेशन दे रही हैं तो उसमें आपका क्या मकसद होना चाहिए। तो फ़िलासफ़ी हमें इसके साथ ये हेल्प आउट करती है कि आप एजुकेशन को लर्निंग गोल्स के मुताबिक सेट कीजिए कि जो एजुकेशन आप दे रहे हैं उसके बाद आपको कौन कौन से ऐसे गोल हैं जो आपने अचीव करने हैं। देन सेकंड करैक्टरिस्टिक्स है टीचिंग मेथड, यानी कि जब आपने कुछ गोल्स जो हैं वो सेट कर लिए हैं उसके बाद आप कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको अडॉप्ट करके एजुकेशन देंगे जिनसे आप अपने लर्निंग गोल्स जो हैं वो हासिल कर सकें। असेसमेंट कहते हैं कि जब किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी एजुकेशन दी जाती है या सिस्टम जो जिनके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को टीच करते हैं तो उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसको हम असेसमेंट के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि किन स्टूडेंट ने कौन कौन सी चीज़ें कितने लेवल पर अंडरस्टैंड की हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे सिलेबस में कौन से ऐसे मज़ामीन हैं जो कि स्टूडेंट्स ने अंडरस्टैंड नहीं किए, जिनको हम असेसमेंट और टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन की जो कि एक टीचिंग पेडागोजी की टर्म्स हैं उनके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है यानी असेसमेंट के बाद हम क्या देखते हैं कि इंक्लूसिव पेडागोजी जो है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ ही लिंक करती है। पेडागोजी कहते हैं कि हमारे जो हम
की तालीम दे रहे हैं उसमें हम डिफरेंट मेथड्स जो यूज़ करते हैं उनको किन तरीक़ों से यूज़ करेंगे। डिफरेंट मेथड्स जो हम बना लेते हैं कि टीचिंग इस तरह ओरली दी जाएगी, लोगों को स्टूडेंट्स को ग्रामर सिखाई जाएगी, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू सिखाया जाएगा, लेकिन कौन कौन सी ऐसी पेडागोजी हैं उनके थ्रू हम अपना जो मेथड्स हैं वो स्टूडेंट्स के पर अप्लाई कर सकते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन लास्ट टूल है जब हम अपना टीचिंग मेथड चूज़ कर लेते हैं, कौन कौन सी पेडागोजी जो है जो हमने अडॉप्ट करनी है। इसके बाद हमें किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके लिए हम जो हमारे पास सिस्टम ऑफ स्कूल हैं वो नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स जिनको हम ऑनलाइन भी कहते हैं, इसके साथ साथ फिज़िकल जिसमें हम स्टूडेंट्स को फिज़िकली एजुकेट करते हैं। ये सब करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक फ़िलोसॉफ़िकल एजुकेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एजुकेशन को एक फ़िलोसॉफ़िकल वे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि एजुकेशन में कौन कौन से ऐसे फॉल्ट्स हैं और इन इशू को किस तरह सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसके लिए आप जब फ़िलोसफ़ी की हेल्प से उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम फाइंड आउट करते हैं कि हम एजुकेशन को और बेटर किस तरह बना सकते हैं। अब मेजर फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले फ़िलासफ़ी जो हम डिस्कस करने लगे हैं आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी जो है वो प्लेटो ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई थी। प्लेटो जो कि ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं, इनके थ्रू इस फ़िलासफ़ी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी का एक मेजर सा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो फ़िलासफ़र्स होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले प्लेटो के ही आइडियाज़ को लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये जो यूनिवर्स है ये एक स्पिरिचुअल लेवल पर क्रिएट की गई है, यानी कि गॉड जो है वो इस यूनिवर्स को क्रिएट करता है। और ये जो तमाम आइडियाज़ हैं, जो चीज़ें हम इस वर्ल्ड में देख रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्स में नेचर आ जाती है, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हो गए, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये एक बैग, इन सब की बैग पर एक आइडिया होता है और वो जो आइडिया है वो गॉड के माइंड में होता है। इसी चीज़ को प्लेटो जो है अपनी इस थ्योरी आइडियलिज़म में प्रेजेंट करते हैं कि हर चीज़ जो है इसकी क्रिएशन किस चीज़ पर बेस करती है, स्पिरिचुअलिटी पर। यानी कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड हमें नज़र आ रहा है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी रियलिटी क्या है, रियलिटी इसकी इस चीज़ में है कि जो इस सब का आइडिया है वो एक स्पिरिचुअल लेवल पर है और वो आइडिया किसके माइंड में है, वो गॉड के माइंड में है। इसी पर प्लेटो ने अपनी जो डिफरेंट थेरीज़ हैं इनको बेस किया, जैसे कि इनकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थेरी है एलिगरी ऑफ द केव, जिसके अंदर इन शॉर्ट अब इस थेरी को देखते हैं। इस थेरी के अंदर इन्होंने ये बताया कि एक केव है, यानी जिसको हम गार कहते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जिनको चेन के साथ बांधा गया है और वो किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है और सामने एक ऐसी दीवार है जो कि ऊपर से उसको हाफ कट किया गया है और उसकी बैक साइड पे कुछ ऐसे शुआएं हैं, यानी कि कुछ ऐसे दिए जलाए गए हैं जिनकी जो रोशनी है उनकी दीवार पर पड़ती है और जो वो लोग हैं वो उस सामने दीवार पर पड़ी जो रोशनी पड़ रही है उसके साए को देख रहे हैं। यानी कि वो क्या चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो यूनिवर्स है वो सिर्फ वो जो साया उनको नज़र आ रहा है वही सब कुछ है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। जिसमें से प्लेटो के अकॉर्डिंग एक शख्स जब वो वहाँ से चेन तोड़कर उस गार से बाहर निकलता है और गार से बाहर निकलने के बाद वो क्या चीज़ देखता है कि वो यूनिवर्स को देखता है कि जिसमें यूनिवर्स है, ग्रास देखता है, ट्रीज़ देखता है कि किस तरह जो परिंदे हैं वो हवा में चहचहा रहे हैं और वो किस फूलों को देखता है जब वो गार्डन में जाता है, इस तरह पानी को देखता है कि किस तरह वो लहरों की तरह समुंदर दरियाओं में जा रहा है। तो जब वो इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है तो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद जब वो वापस केव में जाकर उन लोगों को बताता है कि जिस चीज़ को आप रियलिटी समझ रही हैं ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी क्या है कि रियलिटी इस केव से बाहर है। लेकिन वो जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं कि तुम ये हमें क्या चीज़ बता रहे हो, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वही सब ट्रूथ है, वही रियलिटी है। तो इस स्टोरी को प्रेजेंट करने का प्लेटो का क्या मकसद था, वो ये बताना चाह रहे थे कि वो शख्स जो चेन उड़ाकर वहाँ से बाहर भागा उसने दुनिया को ऑब्ज़र्व किया, जो चीज़ वो ऑब्ज़र्व कर रहा है वो यूनिवर्स है और जो आइडिया उसने ऑब्ज़र्व किया वो एक आइडिया है जो कि गॉड के माइंड में। और जो वो शख्स वहाँ से जाता है वो कौन है, वो एक फ़िलासफ़र है। यानी कि एक फ़िलासफ़र एक वाइज शख्स होता है कि जो हमें इस दुनिया के बारे में जो हमारी अल्टीमेट रियलिटी है कि ये दुनिया किस तरह बनाई
गई, किस तरह इसको ऑब्ज़र्व किया गया और किस तरह इसको क्रिएट किया गया, ये सब कुछ एक फ़िलासफ़र्स के माइंड में होता है। यहाँ पर प्लेटो हमें ये चीज़ बताना चाह रहे हैं अपनी आइडियलिज़म, यहाँ पर वो एक और आइडियल स्टेट क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो एक थर्ड कॉपी रियलिटी है, यानी कि जो चीज़ एक पेंटर सपोज़ कि अगर कोई चीज़ आप क्रिएट कर रही हैं, लाइक एक चेयर क्रिएट करें, जो कारपेंटर एक चेयर क्रिएट करता है वो एक थर्ड कॉपी है, यानी कि जो एक रियल उस चीज़ का आइडिया है वह गॉड के माइंड में था, सेकंड उस कारपेंटर के माइंड में है जो उसने वहाँ से अडॉप्ट किया, देन जो चीज़ आप देखते हैं यूनिवर्स में बनेगी वो एक थर्ड कॉपी होती है, यानी कि इमिटेशन है। यानी कि जो एक रियल आइडिया है जो किस चीज़ में एग्जिस्ट करता है वो गॉड के माइंड में है, और जो यूनिवर्स में की डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो उसकी कॉपी की फॉर्म है, यानी कि एक सेकंड या थर्ड कॉपी होती है जिस चीज़ को आप देख रहे हैं। सिंपली एलिगरी ऑफ द केव के थ्रू प्लेटो अपनी आइडियल स्टेट भी प्रेजेंट करते हैं। इनके अकॉर्डिंग एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कि एक इंसान जब इस दुनिया में आता है उससे पहले वो उसका माइंड और सोल, क्योंकि ग्रीक के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन माइंड है और ह्यूमन सोल है वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, यानी वो उनको सेम मानते हैं कि जब इस दुनिया में इंसान आया उससे पहले जो उसका माइंड और सोल था वो एक आइडिया के अंडर प्रेजेंट था। आइडिया यानी कि गॉड की तरफ से हर चीज़ उसको बताई गई थी। इस दुनिया में आने के बाद वो तमाम चीज़ें जो हैं वो भूल जाता है, लेकिन जब वो इल्म हासिल करता है तो उसको वो तमाम आइडियाज़ जो कि उसकी रूह यानी उसकी सोल पहले से ही उस चीज़ से अवेयर थी, तो वो उसको ये चीज़ याद आती है, वो रिमेंबर करता है कि वो ये चीज़ पहले से जानता है। यानी कि जो इल्म हम इस दुनिया में आकर सीखते हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग वो तमाम इल्म इंसान को उसकी पैदाइश से पहले उसकी एक आइडियल स्टेट में पहले से ही सिखाए गए थे, सिर्फ वो इस वर्ल्ड में आने के बाद इसको एक्सप्लोर करता है। अब आइडियलिज़म जो है इसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं, इनके अकॉर्डिंग इंसान की जो स्पिरिचुअलिटी है वही मैटर करती है कि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये सब कुछ वर्ड कुछ भी नहीं है, इसके बिहाइंड जो रियल हमारी रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है गॉड के माइंड में, और जो हर चीज़ का एक आइडिया है उसका रियल क्रिएटर गॉड है। यही इनका मेजर सा कॉन्सेप्ट है आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी का। नेक्स्ट हम जो फ़िलासफ़ी डिस्कस करने लगे हैं नेचुरलिज़म। नेचुरलिज़म फ़िलासफ़ी आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी के टोटली ऑपोजिट है। आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी में जो मेजर फ़िलासफ़र्स हैं जो इसके फॉलोअर्स हैं वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पर यानी रूहानियत पर, लेकिन एज़ कम्पेयर टू नेचुरलिज़म फ़िलासफ़ी में जो मेजर इनके फॉलोअर्स हैं वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं, इनका जो एक आइडिया है वो ये है कि यूनिवर्स यानी कि जो नेचर हमें नज़र आ रही है वही सब कुछ है, वही अल्टीमेट रियलिटी है, यानी कि स्पिरिचुअल लेवल पर कोई भी रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इट्स मीन ये जो गॉड हेल हेवन इन सब चीज़ों को डिनाई करते हैं, इनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आ रही वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। एग्जिस्टेंस क्या है, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है। ये नेचुरलिज़म फ़िलासफ़ी का एक मेजर सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि इस फ़िलासफ़ी में जो फ़िलासफ़र्स होंगे उनका जो कंसर्न है वो इस चीज़ पर है कि जो वर्ल्ड में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं लाइक नेचर है, जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं वो नेचर से ही सीखते हैं, नेचर ही आपको सब कुछ सिखाती है, नेचर ही आपको सिखाएगी कि एक इंसान किस तरह बनाया जाता है, कौन सी चीज़ें कब पैदा हुई, किस तरह उनकी एवोल्यूशन हुई। यानी कि यहीं से डार्विन की थ्योरी, डार्विन जिन्होंने कहा था कि जो इंसान है वो एप से क्रिएट किए गए हैं, यानी कि इंसान खुद इंसान से नहीं बल्कि इनको कहा गया था कि डार्विन के अकॉर्डिंग ये सेकंड कज़न है एप्स के यानी मंकी के। इनके अकॉर्डिंग जो स्पीसीज़ थी वो जब एवेल्यूएट होती रहीं तो इस आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने अपनी शक्ल चेंज की, तो उसके साथ साथ ये फिर एवेल्यूएट करते हुए किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए, एक ह्यूमन में। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो इंसान है वो एवेल्यूएट करता गया है नेचर की डिफरेंट स्पीशीज़ से, जो वो स्पीशीज़ जो कि एग्जिस्ट रहीं, जिन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा, और वक्त गुजरने के साथ साथ इन्वायरमेंट को जो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता रहा वो स्पीशीज़ चेंज होती रही, एट द एंड वो इंसान बन गए। ये डार्विन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसी चीज़ को हम नेचुरलिज़म के साथ भी लिंक करते हैं कि इन नेचुरलिज़म के अकॉर्डिंग जो एक नेचर है वही अल्टीमेट रियलिटी है, मटेरियल वर्ल्ड ही एग्जिस्ट करता है, बियॉन्ड द रियलिटी कोई ऐसी रियलिटी नहीं है जिसको आप अल्टीमेट या आप फाइनल ट्रूथ कंसीडर कर सकते हैं।
यहीं से जो एक रिलीजन की एक मेजर फ़िलॉसफ़ी है, जैसे कि एथीज़म में क्या होता है कि जो एथिस्ट होते हैं वो गॉड पर बिलीव नहीं करते हैं, कि गॉड जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नेक्स्ट जो फ़िलॉसफ़ी है वो हम डिस्कस करते हैं रियलिज़म फ़िलॉसफ़ी एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जिसके अंदर जो फ़िलासफ़र्स हैं वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि जो चीज़ उनको नज़र आ रही है, यानी कि जो मैटर है वही एक रियलिटी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इस दुनिया में बनाई गई है वो मैटर के थ्रू ही बनाई गई है। नेचुरलिज़म के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स थी वो नेचर के थ्रू क्रिएट की गई थी, और रियलिज़म के थ्रू जो यूनिवर्स है वो एक मैटर के थ्रू क्रिएट की गई है। जब तक ये मैटर अपनी इस फॉर्म में रहेगा, ये यूनिवर्स इसी तरह रहेगी। जब इस मैटर में चेंजिंग आएगी तो ये यूनिवर्स जो है ये भी अपने चेंज में आ जाएगी। रियलिज़म फ़िलॉसफ़ी के बारे में कहा जाता है कि अरिस्टोटल के थ्रू बनाई गई है, लेकिन रियलिज़म की जो एक मॉडर्न फॉर्म है वो 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई, क्योंकि रियलिज़म एक ऐसी मूवमेंट है जो कि 19वीं सेंचुरी में फ़र्स्ट टाइम आर्ट में दिखाई गई थी। आर्ट में यानी कि जब पेंटिंग में जो पेंटर्स हैं उन्होंने एक अलग तरह की पेंटिंग स्टार्ट की, यानी कि इन्होंने किस रिजेक्शन कर दिया आइडियलिज़म का, इमेजिनेशन का, इमोशंस वगैरह को इन्होंने निगलेक्ट करके जस्ट जो हमारे पास यूनिवर्स है इसको इसी तरह प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जब किसी वर्क को आप एज इट इज़ उसी तरह प्रेजेंट कर देते हैं तो वो एक रियल वर्क कहलाता है। रियलिज़म इसी चीज़ पर बेस करती है, जब आप किसी चीज़ को उसकी रियल रियलिटी के साथ उसी तरह प्रेजेंट करते हैं विदाउट एनी एग्जैगरेशन, इमोशन को उसमें से कट कर दें, उसमें से उसकी आइडियलिज़म को कट कर दें। हर चीज़ जो को उसको एक फर्निश करती है, उसको डेकोरेट करती है, उस चीज़ को आप निगलेक्ट करके सिंपली उसको उसी फॉर्म में जब आप प्रेजेंट कर देते हैं। स्पेशली जो रियलिज़म है ये एक ऐसी करैक्टरिस्टिक्स थी जो 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश लिटरेचर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स के तौर पर जानी जाती थी। उस टाइम पर जो नॉवल की जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मली 19वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि 19वीं सेंचुरी से नॉवल लिखना स्टार्ट हुए थे, और नॉवल में हमें फ़र्स्ट टाइम रियलिज़म जो है वो देखने को मिली थी। नॉवल एक ऐसा जॉनरा है जो एक विद इन वन सिटिंग में आप इसको नहीं पढ़ सकते। नॉवेल्स में फ़र्स्ट टाइम जो राइटर्स हैं इन्होंने रियलिज़म को इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कि नॉवेल्स में डिफरेंट करैक्टर्स होते हैं, क्योंकि नॉवल बनता ही करैक्टर्स से हैं। करैक्टर्स को उनकी रियल लाइफ के साथ प्रेजेंट किया गया था उनकी रियलिटी को प्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए रियलिज़म एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जिसमें जो फ़िलासफ़र्स हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को उनके रियल पर्सपेक्टिव के साथ प्रेजेंट करते हैं। एसेंशियलिज़म फ़िलासफ़ी जो है वो टोटली ऑपोजिट मानी जाती है एग्जिस्टेंशियलिज़म फ़िलासफ़ी के। एग्जिस्टेंशियलिज़म फ़िलासफ़ी में ये कहा जाता है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके आने के बाद उसका एम डिसाइड किया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रेरी टू एसेंशियलिज़म, अकॉर्डिंग टू एसेंशियलिस्ट जो ह्यूमन सोल है वो इस दुनिया में आने से पहले ही अपना एम जो है वो डिसाइड करके आती है। यानी कि जब एक इंसान को इस दुनिया में भेजा जाता है तो उसका पर्पस उसकी यानी कि उसकी लाइफ के कौन से एम होंगे जो उसको अचीव करने हैं वो सब कुछ यानी कि प्री डिसाइड होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है एसेंशियलिज़म का है। एसेंशियलिज़म के अकॉर्डिंग जो कोई भी चीज़ जो कि इस यूनिवर्स में है आने के बाद वो अपना एम डिसाइड नहीं करती, हर सब कुछ उसको गॉड की तरफ से पहले दिया जाता है। एसेंशियलिज़म जो है वो डेवलपमेंट में आई 19वीं सेंचुरी में, जिनके अकॉर्डिंग हर इंसान को कुछ स्किल्स होती हैं जो कि लाजमी उसको सीखनी चाहिए, चाहे वो इस चीज़ पर उसको वो चीज़ें सीखने में उसको कोई शौक़ हो या ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि उसको लाजमी सीखनी चाहिए। वो पर्पस जो उसके लिए डिसाइड किया गया है वो उसको अचीव करना है, चाहे वो इस पर विलिंग हो या ना हो। यही जो कॉन्सेप्ट है वो एसेंशियलिज़म का है कि हर चीज़ जो है वो एक प्री डिसाइड होती है कि एक इंसान ने इस दुनिया में आने के बाद क्या करना है, उसके लिए कौन कौन से ऐसे काम हैं जो उसके लिए करने हैं। यानी कि इसको हम ह्यूमनिज़म के साथ लिंक कर सकते हैं कि इंसान को अपनी लाइफ किस तरह गुजारनी चाहिए। यही एम था, यही पर्पस था एसेंशियलिज़म फ़िलासफ़ी का। प्रैग्मेटिज़म फ़िलासफ़ी जो है 19वीं सेंचुरी में डेवलपमेंट में आई, इनके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ के कोई ऐसे जो भी ट्रूथ हैं जिनको आप अल्टीमेट ट्रूथ कंसीडर करते हैं एक साइंटिफिक
लेवल पर आकर अगर वो एक प्रैक्टिकल वे में आप जो भी कुछ भी सोच रहे हैं, यानी आपकी जो थिंकिंग है, अगर आप उसको प्रैक्टिकल वे में उस पर अप्लाई कर सकते हैं तो वो एप्लीकेबल है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर कोई ऐसे ट्रूथ या थिंकिंग, कोई थेरी, जो कुछ भी है जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकते इन प्रैक्टिकल वे में, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रैग्मेटिज्म में सिंपली यही माना जाता है कि वो ट्रूथ जो प्रैक्टिकल समझे जाते हैं, जिनको प्रैक्टिकल वे में आप उनकी प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए उनको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन कौन से ऐसे ट्रूथ जिनको आप अप्लाई नहीं कर सकते, उनको प्रैक्टिकल वे में आप कंसीडर नहीं कर सकते, वो रिजेक्टेड हैं।